हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल बायोकेम एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कंडक्टर। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टर देखेंगे कि कंडक्टर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कि वो कंडक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है कि आयन की वजह से हो रहा है, और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, हम उनको उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर। कंडक्टर तो देखिए, कंडक्टर क्या होते हैं? जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और इंसुलेटर के थ्रू करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इन कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट occurs but in insulator flow of current not occur। ठीक है, तो जो इंसुलेटर होते हैं उनके थ्रू करंट का फ्लो नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर थोड़ा सा समझ लीजिए, कंडक्टर अभी पूरा बताते हैं। तो देखिए, इंसुलेटर जो होते हैं जिसके थ्रू करंट का फ्लो ना हो, तो इंसुलेटर जैसे कि आपका रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ड्राई जो है वुड हो गया, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। अब इसके करंट फ्लो होने के पीछे लॉजिक क्या है कि करंट तभी फ्लो होगा जब आयंस फ्लो होंगे। अब वो आयंस जो है इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और या तो केटायन और एनायन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे कंडक्टर जो होते हैं दो तरह के होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर जो होते हैं ये दो तरह के हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, मेटालिक कंडक्टर मतलब वो मेटल रहेगा, तो जितने भी मेटल होते हैं उसमें करंट का जो होता है फ्लो होता है। यानी मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं। ये तो बहुत पहले जाने। तो लेकिन मेटल्स में करंट का फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है इसमें जो होता है करंट का फ्लो होता है ड्यू टू आयन। ठीक है, और आयंस कौन होंगे? केटायन और एनायन। अभी हम इसका डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, और इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर और ना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, या क्या फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक जो है डिफरेंस देख लेते हैं इन लोगों में, मेटालिक कंडक्टर और नॉन ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। ठीक है, तो देखिए, करंट का फ्लो तभी होगा, इतना ध्यान में रखिए, जब तक चार्ज का फ्लो होगा तभी करंट का फ्लो होगा, अन्यथा करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर प्रोटॉन का। बेटा देखो, प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालना इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का मतलब समझ रहे हैं ना? एनर्जी। चलिए देखिए, तो मेटालिक कंडक्टर देखते हैं। एक तरफ मेटालिक कंडक्टर और एक तरफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। और हमको जो पढ़ना है आज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है
फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है, और यहां पर जो होता है फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू आयंस होते हैं। और आयंस कौन? केटायन और एनायंस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। ठीक है। अच्छा, जितने भी मेटल होते हैं, तो देखिए मेटल जो होता है सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होता है और लिक्विड स्टेट में भी। अगर जो मेटल को पिघला दीजिए और उसमें करंट पास करिए तभी भी उसमें करंट का फ्लो होगा। ठीक है। तो ये मेटेलिक कंडक्टर की खास बात होती है। जैसे कि मरकरी में अगर जो आप करंट का फ्लो कराना चाहें तो मरकरी में करंट का फ्लो हो जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जब तक इसको मॉल्टेन स्टेट या पानी में डिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक करंट का फ्लो नहीं होता है। यानी इसमें सॉलिड स्टेट में करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे NaCl में, NaCl जो होता है नॉन कंडक्टर होता है कब? जब सॉलिड स्टेट में रहता है। लेकिन जब आप उसको पिघला देते हैं या वही मॉल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट में कर देते हैं या उसको पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तब वो कंडक्टर होता है। और उसके पीछे रीजन यही बताया जाता है कि सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह फिक्स रहते हैं। ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर, तो करंट फ्लो occurs in solid and liquid state। ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में भी होता है। जैसे लिक्विड में मेनली अगर जो रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो मरकरी की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हीट कर देंगे तभी सभी भी कंडक्टर होंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट इन molten and in aqueous solution current flow occurs। ठीक है। तो करंट का फ्लो इसमें होता है। ठीक है। अच्छा, जब इसमें मेटल्स में करंट का फ्लो होता है तो उसमें किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ये नहीं है कि कॉपर का वायर लगाए हैं और उसके बाद करंट का फ्लो बना रहे हैं तो कुछ और चेंज हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यूज करते हैं तो जब मॉल्टेन स्टेट में रहे या वो एक्वस सोल्यूशन में रहे तो जब करंट का फ्लो करते हैं तो वो आयंस में टूट जाते हैं। जैसे कि NaCl आप ले लेंगे, मान लीजिए NaCl आपने ले लिया तो ये तो सॉलिड स्टेट में अभी है और मॉलिक्यूल के स्टेट में है। तो ये क्या करता है, अगर जो पानी नहीं रखेंगे, मान लीजिए इसको गर्म करके पिघला रहे हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अगर जिसमें पानी डाल देंगे तो ये एक्वस सोल्यूशन बना लेगा। ठीक है। तो ये एक्वस फॉर्म में, तो ये इसमें डिकम्पोजिशन होता है, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में ड्यूरिंग द करंट फ्लो किसी भी तरीके का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, यानी कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। ड्यूरिंग करंट फ्लो नो केमिकल चेंज अकर, नो केमिकल चेंज अकर्स, किसी भी तरीके का केमिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है डिकम्पोजिशन होता है। तो ड्यूरिंग करंट फ्लो केमिकल डिकम्पोजिशन अकर, डिकम्पोजिशन अकर्स।
इसमें डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस रहे और आगे फिर डिफरेंस देखते हैं। देखिए और डिफरेंस है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत देखो, अगर जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटालिक कंडक्टर में जो होता है इसका जो है रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्शन बढ़ता है, यानी करंट का फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि आयंस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपस में भी कोलाइड करते हैं और जो मेटल के कर्नल्स होते हैं उनके साथ भी कोलाइड करने लगते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज अगर जो होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, तो करंट का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाइए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाइए तो क्या होगा, करंट फ्लो इंक्रीज होगा। करंट फ्लो जो है ये इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन होता है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है कि करंट का फ्लो बढ़ना चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपस में टकराने लगते हैं। इस वजह से जो है इसका जो है कंडक्शन जो है कम हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आइए देख लेते हैं कि अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि पानी में डाल दीजिए पूरा आयनाइज हो जाते हैं, कुछ जो है पानी में डालिए वो थोड़ा सा आयनाइज होते हैं। तो अब उसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का टाइप्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं, वीक है, स्ट्रांग है, क्या क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाना है, वीक। ठीक है, तो वीक स्ट्रांग वो होते हैं ये कंप्लीट डिसोसिएशन वो करते हैं, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन इसमें होता है। ठीक, अच्छा, लेकिन तब भी डाइल्यूशन बढ़ाने पर थोड़ा और बढ़ जाता है थोड़ा सा। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे कि HCl आ गया, HNO3 आ गया और आपका सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। तो ये सब क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़े से पानी में डाल देंगे तुरंत आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रांग बेस जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब स्ट्रांग बेस के कैटेगरी में आते हैं। तो ये लोग क्या होंगे, पानी में थोड़े से डालेंगे तुरंत आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है साल्ट। अब साल्ट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो साल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। तो साल्ट जो है इसमें हम जो स्ट्रांग एसिड के लिए SA यूज कर दे रहे हैं और स्ट्रांग बेस के लिए SB यूज कर दे रहे हैं, और वीक बेस के लिए हम WB यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अभी। तो साल्ट जो होते हैं एसिड और बेस से न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। तो साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, तो साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस जैसे NaCl हो गया,
तो Na किसे NaOH से आया है और Cl जो है HCl से आया है। ठीक है, अब दूसरा एक साल्ट देख लेंगे कि साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का जो एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब वीक एसिड और प्लस स्ट्रांग बेस, इसका एग्जांपल है अमोनियम एसीटेट, सॉरी अमोनियम एसीटेट कह रहे हैं, सोडियम एसीटेट CH3COO। तो देखिए ये जितने भी हैं ये सब क्या होंगे, पानी में डालेंगे तुरंत आयोनाइज हो जाएंगे। तो इसका पहचान करने का तरीका सिर्फ यही है कि कोई ना कोई एक स्ट्रांग रहना चाहिए। मतलब अगर जो दोनों स्ट्रांग है तब तो आयोनाइज होंगे ही होंगे 100%, लेकिन अगर जो एसिड या बेस में से कोई भी एक स्ट्रांग हो गया ना तभी भी आयोनाइज हो जाते हैं और 100% होते हैं तो स्ट्रांग के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब आइए वीक इलेक्ट्रोलाइट का देख लेते हैं। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये 100% नहीं आयोनाइज होते हैं, इनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, पार्शियल आयोनाइजेशन। ठीक है, अब इनके जो एग्जाम्पल हैं, पहले वीक एसिड देख लीजिए। वीक एसिड, तो वीक एसिड में जितने जो ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन सभी ऑर्गेनिक एसिड नहीं, जैसे ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड TCA जो होता है वो स्ट्रांग एसिड के कैटेगरी में आता है क्योंकि बहुत ज्यादा वो आयनाइज होने लगता है। TCA याद रखिएगा, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड CCl3C और COOH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, इधर Cl और ये इधर Cl, तो ये स्ट्रांग एसिड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये 100% आयनाइज हो जाता है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि -I इफेक्ट की वजह से ये बढ़ता है। ठीक है, तो वीक एसिड, तो वीक एसिड जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड जनरली बोल दे रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन ये बात ध्यान जरूर रखिएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे CH3COOH हो गया और ऑक्जेलिक एसिड हो गया COOH हो गया। ठीक है, तो वीक एसिड जो है ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। ठीक है, एसिड हो गया, बेस देख लीजिए, वीक बेस, तो वीक बेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साल्ट देख लीजिए तीसरा, तो साल्ट में जो है वीक एसिड प्लस वीक बेस, मतलब कि साल्ट के केस में जब आएंगे तो ये देख लीजिएगा कि दोनों वीक रहने चाहिए। जब दोनों वीक रहेगा तभी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आएगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो ये जो रहा आपका इलेक्ट्रोलाइट रहा। अब आइए देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, सेल कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये सब चीजें देख लेते हैं क्या चीज होता है। ठीक है, और पढ़ा करके लास्ट में एक ही फार्मूले में सबको समेट भी देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए अभी सबसे पहले आइए देखते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो ये बताता है कि ये मेजर करता है कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, कितना करंट के फ्लो में बाधाएं आई हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ये मेजर करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट मेजर्स ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के फ्लो में जितना ऑब्स्ट्रक्शन आता है
उसको ये मेजर करता है और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला ही हमेशा याद रखिएगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अभी इसको लास्ट में हम एक्सप्लेन कर देंगे, पहले सबको पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ओम्स लॉ का भी यूज होता है, V इक्वल टू आई आर। हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, तो बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। V इक्वल टू आई आर होता है, V जो होता है पोटेंशियल होता है, I जो होता है करंट है, और R जो होता है रेजिस्टेंस होता है। ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन आता है, तो वो सब चीज़ें हमको नहीं बताना है यहाँ पर। ठीक है, हाँ एक आध सवाल आपको मिल जाएंगे कि जहां पर ये V इक्वल टू आई आर का एप्लीकेशन आपको केमिस्ट्री में भी है, तो फार्मूला बता दिया हूं, उसका एप्लीकेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं आर क्या है, कैसे है, आर की यूनिट क्या होती है, ये सब देख लेते हैं। तो देखिए यूनिट ऑफ आर, तो इसका यूनिट जो होता है ओम होता है। ठीक, ओम, और इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को। ठीक, अच्छा ये तो रहा ओम और म्यू जो है इस तरह का यूनिट। अब मान लीजिए अगर जो वो MKS सिस्टम में पूछे तो क्या इससे क्या करेंगे, तो देखिए वही V इक्वल टू आई आर का सहारा लेंगे। V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा V बाई आई हो जाएगा, और I जो होता है क्या होता है करंट होता है, और इसका यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। अच्छा W इक्वल टू क्या होता है Q भी होता है, और V इक्वल टू क्या होगा W बाई Q होगा। ठीक है, अच्छा W इक्वल टू क्या होता है F और ये L, यानी FD फोर्स इंटू डिस्टेंस अपान Q। ठीक है, तो हम V इक्वल टू एफ डी बाई क्यू लिख देते हैं, एफ डी बाई क्यू इंटू आई लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा Q इक्वल टू क्या होता है आई टी होता है, और F इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी अपान आई टी आई। ठीक है, अच्छा ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, तो मास की यूनिट जो होती है क्या होती है केजी होती है, और एक्सेलरेशन का जो होता है मीटर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट जो होता है ये मीटर होता है। ठीक है, अपान आई की यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। ठीक है, और टी की यूनिट क्या होती है सेकेंड होती है, और आई की यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, अब सबको इकट्ठा कर दीजिए, क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये सेकेंड टू द पावर -3 अपान एम्पियर का स्क्वायर। तो ये जो होता है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, तो केजी मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड टू द पावर -3। अब ये सेकेंड टू द पावर -3 को हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक आध बार सवाल शायद पूछा गया है, तो इसीलिए हम बता दिए हैं केजी मीटर स्क्वायर और ये एम्पियर का स्क्वायर और ये सेकेंड टू द पावर 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये रेजिस्टेंस का जो है यूनिट होता है। ठीक, अब रेजिस्टेंस का यूनिट एक बार निकाल लिए गए हैं, तो आगे जितने भी पूछे जाएंगे आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा निकालने का तरीका ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, और यही नहीं, जितने भी यूनिट पूछे जाएंगे जहां भी, चाहे फिजिक्स हुआ तो क्या करिए फार्मूला रख दीजिए, फार्मूले से डायरेक्ट यूनिट निकाल लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं यूनिट याद करते हैं, यूनिट जो याद करना है बेसिक यूनिट याद कर लीजिए, जो ऐसे लेंथ का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, फ्लक्स का क्या होता है, इस तरह का याद करिए। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं सबका बैठ करके रटते रहिए, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा। याद करने की कोशिश मत करिए,
याद करने की कोशिश करेंगे भूल जाएंगे, और नहीं याद करने की कोशिश करेंगे, खाली प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बाद देख लेते हैं कंडक्टेंस। दूसरा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, और ये होता है G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, यूनिट जो है इसका क्या होगा? 1/ओम होगा। अच्छा, तो ओम इनवर्स लिख दें। अच्छा, ओम जो लिखे हैं OHM, अब इसको जरा उल्टा करके लिखिए, महो हो जाएगा कि नहीं? तो इसको एक यूनिट ये भी होती है महो। अच्छा, एक यूनिट और होती है, या हम ये भी लिख सकते हैं साइमेन। साइमेन जो होता है ओम इनवर्स का मतलब बराबर होता है, कंडक्टेंस का ये यूनिट होता है साइमेन। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन एस से करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस के बाद आ जाते हैं तीसरा जो होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये सब यूनिट, ये सब छोटे छोटे डिफिनीशन है, और ये आपको याद रहना चाहिए। और जब तक ये आप कुछ समझ नहीं लेंगे, जब तक अप्लाई कर नहीं कर लेंगे, तो जितने भी न्यूमेरिकल है ना, नहीं लग पाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो एकदम इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने फार्मूला देखा था, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो अगर जो हम इसमें लेंथ इक्वल टू कर दें 1 सेंटीमीटर, और एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखिए, ये अगर जो कोई वायर है या कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, और इसका लेंथ L मान लीजिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A मान लीजिए, तो यही होता है। और इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है रो है, तो R इक्वल टू रो L/A। ठीक है, फिजिक्स में इसमें बहुत सारे फार्मूला लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। वो क्या करते हैं कि कह देंगे कि 10 ग्राम तार है, या 20 ग्राम या 40 ग्राम, जो भी वेट रख देंगे, और कह देंगे कि एक बार जो है इससे तार बनाया गया जिसका डायमीटर ये रहा, और दूसरी बार तार बनाया गया जिसका डायमीटर उसका आधा हो गया या डबल कर दिया गया, तो उसके बाद रेजिस्टेंस निकालिए। तो इसी फार्मूले पर लगता है। ठीक है, ठीक वही चीजें हैं इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग करेंगे। ठीक है, खैर यहाँ फैलाएंगे थोड़ी ना, यहाँ ग्लास का एक जो है हम लोग सेल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। R L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू, देखिए रो है 1/1, तो R इज इक्वल टू रो हो गया कि नहीं? यानी इसका डिफिनीशन क्या होगा? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या दूसरे तरीके से द कंडक्टर हैविंग, चलिए रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या होगा? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी is equal to resistance of a conductor
conductor having is equal to the resistance of a conductor having area of cross section is 1 centimeter square and length इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कहीं अगर जो आप फंस जाते हैं कि रेजिस्टिविटी को सेलेक्ट किया जाए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, तो देखिए आईयूपीएसी जो होता है ये आईयूपीएसी ने रेजिस्टिविटी को मतलब प्रेफरेंस दिया है, उसी को उसने माना है। ठीक है, कहीं अगर जो आप फंस जाएं कि मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना है कि रेजिस्टिविटी, तो आप रेजिस्टिविटी सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, ये आईयूपीएसी का रिकमेंडेशन है। ठीक है, ये मेरा नहीं है। ठीक, अब आइए क्या क्या पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी देख चुके हैं तो कंडक्टिविटी देखेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया रेजिस्टेंस और दूसरा पढ़ा दिया है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी पढ़ाए हैं तो कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ाए हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी जस्ट उसी का उल्टा। ठीक है, आर का उल्टा 1/r इक्वल टू होता है जी, और रो का उल्टा जो होता है वो मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा चौथा था ना ये, हाँ चौथा। तो हम हेडिंग डाल देते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कप्पा से, और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, हाँ, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, और इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज क्या, कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अच्छा यूनिट जो है मैं किसी में भी नहीं बताया हूं, अब यूनिट भी अभी बता देते हैं सबको इकट्ठा करके। ठीक है, अच्छा अब आइए जरा देख लेते हैं, सेल कांस्टेंट भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, 5वां देख लीजिए, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट भी पूछा जाता है। देखिए L/A यही होता है सेल कांस्टेंट, यानी रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज सेल कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज क्या, इज नोन एज सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब आइए सबका यूनिट देख लेते हैं इकट्ठा करके। रेजिस्टेंस से शुरू करेंगे।
और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी देखेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो रिलेशन देख लीजिए सबका क्या होता है, उसके बाद यूनिट निकालना भी हम सिखा दे रहे हैं, वैसे सबका याद भी कर लीजिएगा। इसमें याद क्या करेंगे, वैसे ही याद हो जाएगा। अभी देखिएगा, देखिए R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब 1 अगर जो हम रो कर दें और इसको 1/r कर दें और ये L/a रहने दें, ठीक है भाई। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए हैं, ठीक है। आर को हमने इधर कर दिया, रो को इधर कर दिया। तो ये जो आया है अभी, ये रेजिस्टिविटी है। तो अब क्या हो जाएगा, 1/रो इक्वल टू यही कप्पा हो जाएगा कंडक्टिविटी, और 1/r इक्वल टू यही कंडक्टेंस हो जाएगा, और L/a रह जाएगा, ठीक है। अब सबका यूनिट भी निकाल लीजिए। तो ये इतना ध्यान रखिएगा बस। R इक्वल टू रो L/a, अगर जो याद है डिफिनीशन जो है भाई, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। कुछ लोग C से भी मानते हैं, लेकिन बुक में मुझे G ही मिला तो मैं G ही यूज किया हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं सबका यूनिट रखते हैं। तो R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो पहले हम R की यूनिट लिख देते हैं। तो एक ओम होता है और इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रो की यूनिट जरा बात कर लेते हैं। तो रो क्या होता है, रो इक्वल टू 1/r होता है। अब इसका यूनिट जो होता है एक ओम इनवर्स होगा। भाई देखिए रो इक्वल टू 1/r है, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स होगा। और इसका यूनिट एक और क्या होगा, महो होगा, और या हम इसको साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। रो की यूनिट हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है आपका, एक मिनट, इसको गलत बता दिए जी, रो नहीं है, कैपिटल जी है, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर को ओम होते हैं तो कैपिटल जी इक्वल टू 1/r होता है। तो इसको ओम इनवर्स या महो बोलते हैं। अच्छा, इसी को साइमन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो रो की यूनिट होती है वो क्या आएगा, तो देखिए रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L, और R जो होता है क्या होता है, ओम होता है, ठीक। और A का सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। रो की यूनिट ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो होता है, ठीक है। तो 1/ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स जो होता है यही साइमन होता है, साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, और साइमन ही यही क्या होता है, महो होता है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कप्पा की यूनिट हो गई। अच्छा, सबका तो हो गया, ये चारों हो गए, 4 नहीं 5 हो गए हैं। हाँ, सेल कांस्टेंट की यूनिट L/a, तो क्या होता है, ये सेंटीमीटर
अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पर सेंटीमीटर होता है, यानी सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है की यूनिट पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अच्छा, अब आइए देख लेते हैं कि एक मोलर कंडक्टेंस देखते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये दोनों चीज देखते हैं अभी। चलिए, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, ये कौन सा नंबर है? आई थिंक 6वां होगा। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। ठीक है, इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। अच्छा, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई सोल्यूशन आपने लिया, अब उसका वॉल्यूम यहां पर फिक्स नहीं करना है, उसमें 1 मोल आपने सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया, अब उसका जितना कंडक्शन का पावर होगा वही मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया और इसमें जो है 500 ml वाटर रख दिया। अब 1 मोल सबस्टेंस हमको डालना है, NaOH का मालिकुलर वेट 40 होता, हमने क्या किया, इसमें 40 ग्राम जो है NaOH डाल दिया। जितना इसका कंडक्टेंस होगा ना, वही मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक। लेकिन शर्त ये भी है कि वो 100% आयोनाइज हो जाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि सर जो है थोड़ा सा पानी डाले हैं, भाई अब उसके बाद आप बढ़ाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस उसका उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आयंस के पावर वही होंगे। ठीक है। तो भाई मैक्सिमम आयंस जितने रहेंगे उतना ही तो कंडक्शन होगा। ठीक है। तो डेफिनेशन लिख दिएगा, द कंडक्शन पावर, the conduction power of ions of 1 mole electrolyte in a solution। तो इसी को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने वॉल्यूम नहीं फिक्स कर दिया कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है। ठीक। तो इसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होगा, यही स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कप्पा बोलते हैं, हालांकि मैं के की तरह लिख दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। कप्पा इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम यहां पर रखे हैं, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में रखना है। ठीक है, कितना आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिए हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना होना चाहिए कि ml में होना चाहिए और इसमें 1 मोल सॉल्यूट रहना चाहिए। तो हम इसको इधर से लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल सॉल्यूट।
ठीक है, तो ये डिफिनीशन रहा और ये इसका फार्मूला रहा। अब इसको फार्मूला को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए मोलैरिटी से रिलेट करते हैं। देखिए कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है भाई, फार्मूला मोलैरिटी का पढ़े ही हैं आप लोग कि क्या पढ़े हैं, W इक्वल टू 1000 एम मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम अपॉन 1000। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है 1000 इंटू एम, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चलिए V इज इक्वल टू इधर कर दीजिए 1000 इंटू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इंटू मोलैरिटी। ठीक, तो देखिए फार्मूला लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू 1000 इंटू W अपॉन, भाई देखिए सोल्यूशन में आपको पढ़ा है WB अपॉन MB। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट और ये आपका हो जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, तो ये क्या है WBIMB क्या है, यही तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो WB अपॉन MB हम इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट को इधर कर दिए हैं और मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मोलैरिटी हो गया। अब ये बताइए इसी की वैल्यू तो 1 करना है 1 मोल, तो V इक्वल टू 1000 अपॉन एम और इसी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, यानी लैम्डा एम इक्वल टू क्या होगा कप्पा 1000 बाई एम। अब इसी को लिख सकते हैं 1000 इंटू कप्पा बाई एम। बात समझ में आ गया, यानी मोलैरिटी जो होती है कप्पा बाई 1000 कप्पा बाई एम होती है। ठीक है, अच्छा अब आइए यूनिट की बात कर लेते हैं। अभी जो कप्पा की जो यूनिट निकाले थे, तो कप्पा इक्वल टू क्या निकाले थे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही तो निकाले थे। तो और मोल की जो यूनिट क्या होती है, तो मोल पर ml, तो यहां ml नहीं रखेंगे, यहां सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट कर निकाल लेते हैं लैम्डा एम की। तो कप्पा की यूनिट क्या होती है भाई, ओम इनवर्स या साइमन और ये सेंटीमीटर इनवर्स और डिवाइडेड बाई ये मोल, और ये जो वॉल्यूम हम रखते हैं इसमें ml में रखते हैं, तो मोल पर सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर -3 और ऊपर कर दीजिए तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई मोल। ठीक है, तो ये जो होती है इसका यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो है ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिख सकते हैं, म्यो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका यूनिट और आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या, देखिए ओम इनवर्स को हम साइमन बोल सकते हैं और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये पर मोल है। ठीक है, अब एक यूनिट इसकी और भी होती है, तो पहला यूनिट मैंने लिखा, ये दूसरा यूनिट। अच्छा, इसको म्यो भी तो बोल सकते हैं, म्यो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बात समझ में आ गया, तो ये मोलर कंडक्टिविटी रहा। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला जो है आप याद रखिएगा कि कप्पा लैम्डा एम इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा बाई एम, और कप्पा इज इक्वल टू क्या था अभी निकाले थे, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो रहा मोलर कंडक्टिविटी। अब आइए देख लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, तो 1 ग्राम, भाई यहां देखिए मोलर कंडक्टिविटी में क्या था 1 ग्राम मोल, वहां पर क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस।
ठीक है, यानी कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और नंबर क्या है, 7th नंबर होगा आई थिंक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी लैम्डा ई, तो इसको क्या बोलेंगे, द पावर ऑफ कंडक्टेंस, द पावर ऑफ कंडक्शन ऑफ आयंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको लैम्डा ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसको कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml यहां पर रखेंगे, यानी वही सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे। ठीक है, और ये इतना वॉल्यूम होना चाहिए, कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट, ये इतना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं, नॉर्मेलिटी से निकाल लेते हैं इसको। देखिए फार्मूला जो है लैम्डा ई इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा और बाई एन आता है। ठीक है, डिराइव भी कर देते हैं अभी तुरंत। देखिए W इक्वल टू क्या होता है, एन ई वी बाई 1000 होता है, और हमको V निकालना है भाई, V और इसमें ml में ही होता है, तो V इक्वल टू 1000 इंटू W अपान एन और ये E होता है। अच्छा, W बाई E यही ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, और यही 1 रहना चाहिए, यही 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जब हम आगे एक्सपेंड करते हैं तो देखिए V इक्वल टू 1000 अपान एन हो जाता। अब इसी वैल्यू को क्या करिए, यहां पर रख दीजिए, लैम्डा ई इक्वल टू कप्पा और 1000 और बाई एन। ठीक है, लैम्डा ई, बार बार पाई लिखा रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा बाई एन। ठीक है, वैसे लैम्डा एम और लैम्डा ई, ये दोनों के फार्मूले याद रहना चाहिए भाई। देखिए 1000 इंटू कप्पा बाई, ये कैपिटल या मोलैरिटी, अब यहाँ 1000 इंटू कप्पा बाई नॉर्मेलिटी। ठीक है, अच्छा अभी इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, लैम्डा ई की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो 1000 तो कांस्टेंट है, और कप्पा जो होता है यही साइमेन होता है। ठीक है, और साइमेन जो होता है ओम इनवर्स होता है, और वही म्यो होता है, तो बस हम साइमेन लिख रहे हैं, बाकी तीनों आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइमेन पर सेंटीमीटर होता है डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, तो इक्विवेलेंट वेट पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम हम ml में रखे हैं, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको ऊपर कर दीजिए, तो साइमेन हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला और इसका यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अब आइए देख लेते हैं कि इनका कुछ नोट करके लिख लेते हैं कि डाइल्यूशन करने पर कौन क्या बढ़ता है, कौन क्या घटता है। ठीक है,
नट, नोट करके लिखिएगा। देखिए, जब आप डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहे और चाहे वो मोलर कंडक्टेंस रहे, उसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, बस फिक्स क्या होता है? 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है। ठीक है, तो जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो आयोनाइजेशन बढ़ता है और रेजिस्टेंस भी डाइल्यूशन करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है घटता है, तो उससे क्या होता है? कंडक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑन डाइल्यूशन कंडक्शन मोलर कंडक्टेंस 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 मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीजेज। क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन बढ़ने से ये इंक्रीज होते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है, वो घटता है क्योंकि पर यूनिट आयन जो होते हैं घटते रहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में ये घटता रहता है। ठीक, चलिए अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है, अब हम कैसे मेजर करते हैं कि किस तरह का, जो व्हीट स्टोन ब्रिज का एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया गया है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद फिर सवाल लगाएंगे। देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक, तो देखिए करते क्या है कि भाई एक व्हीट स्टोन ब्रिज लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। अच्छा, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। ठीक, ये आपका हो गया P, एक Q हो गया और इधर ये R होता है और ये S होता है।
ठीक है, मान लीजिए हमको रेजिस्टेंस ही निकालना है, निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक ग्लास का ट्यूब लेते हैं, ठीक है। और ग्लास का ट्यूब लेंगे और इसमें एक होल रहेगा। हम क्या करेंगे, इसका लेंथ मेजर कर लेंगे भाई, इनके बीच जो है ये जो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, पूरा ग्लास का इंड नहीं, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ए, लेंथ ए है, और इनका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं, ठीक। और इधर जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इधर इसको करंट का फ्लो करा देते हैं, ठीक। और उसके बाद हम देख लेते हैं कहाँ पर ये नल पॉइंट आ रहा है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर एकदम सीधा कहाँ पर आ रहा है, तो उससे हम जो है इसका पी क्यू आर और एस का वैल्यू पता चल जाएगा। तो पी क्यू और एस की वैल्यू पता है, हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें होता है पी बाई क्यू, क्या होता है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, यानी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस अपान क्यू, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस और पी क्यू आर क्या है, ये सब कितना कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यानी ये ओम ओम ओम, ये भी ओम होता। तो जब इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता ही है हमको, और ये लेंथ है ये हमको पता ही है, तो हम बाकी सारी चीजें स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा, चाहे रेजिस्टिविटी, मतलब जो कैलकुलेट करना चाहें इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कंडक्टर और उससे रिलेटेड कुछ, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसका नेक्स्ट वीडियो बना दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी जो है 1 घंटे से ऊपर लगभग हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है जितना थियोरेटिकल पोर्शन है इस वीडियो में रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल लगा देते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।